नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिल्किस बानो मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री की हार की, बात करेंगे इंडिया गठबंधन पर सीट बंटवारे की बनती बात की, मायावती के अखिलेश यादव पर कसे तंज की, जानेंगे शिवराज ने कैसे अपनी ही सरकार को दे दी चुनौती, बांग्लादेश चुनाव में क्या है परिणाम, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुणे लोकसभा सीट पर तुरंत उपचुनाव कराने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक, 29 मार्च 2023 से खाली पुणे सीट। केंद्र और राज्य के कर्मियों ने पुरानी पेंशन की मांग को लेकर देश भर में शुरू की हड़ताल, 8 जनवरी से 11 जनवरी तक होंगे प्रदर्शन। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा चीन ने लद्दाख की 4064 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली, सच को लेकर मोदी सरकार इतनी घबराई क्यों है। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 670 अंकों की गिरावट के साथ 71,355 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 198 अंकों की गिरावट के साथ 21,513 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। बिल्किस बानो के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और गुजरात सरकार दोनों को करारा झटका दे दिया है। कोर्ट ने मामले के दोषियों के रिहाई पर सवाल उठाए हैं, साथ ही गुजरात सरकार की शक्तियों को लेकर तीखी टिप्पणी भी की है। तो क्या है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, देखिए इस रिपोर्ट में। बिल्किस बानो को न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी और कोर्ट ने उसे निराश भी नहीं किया। गुजरात सरकार ने बिल्किस के दोषियों की सजा माफ कर दी थी, दोषियों को रिहा कर दिया था, लेकिन बिल्किस इंसाफ की लड़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आ गई, जहां आज जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने बिल्किस के हक में फैसला सुनाया। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के कथन को कोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला सम्मान की हकदार है, उसका पद या धर्म जो भी हो, क्या महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सजा में छूट दी जा सकती है। कोर्ट ने इसके आगे ये भी कहा कि सजा बदले की भावना से नहीं बल्कि रोकथाम और सुधार के लिए दी जानी चाहिए। एक डॉक्टर सिर्फ तकलीफ को देखकर नहीं बल्कि मरीज के भले के लिए दवा देता है, इसीलिए अगर कोई अपराधी सुधर सकता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। दोषियों की सजा माफी के पीछे यही धारणा है। इस टिप्पणी के साथ गुजरात सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें बिल्किस के 11 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया। कोर्ट ने गुजरात सरकार की शक्तियों पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम गुजरात सरकार को शक्तियों का दुरुपयोग करने के आधार पर सजा में छूट देने के आदेश को रद्द कर रहे हैं। गुजरात सरकार को इस मामले में कोई आदेश देने का अधिकार ही नहीं था। जिस राज्य में कोई मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसे ही दोषियों की सजा में छूट की याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। दोषियों पर महाराष्ट्र में मुकदमा चलाया गया था, हमें दूसरे मुद्दों को देखने की जरूरत नहीं है। इस मामले में कानून के शासन का उल्लंघन हुआ है क्योंकि गुजरात सरकार ने उन अधिकारों का इस्तेमाल किया जो उसके पास थे ही नहीं और उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। फैसले के आखिर में कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए। चूंकि छूट के आदेश रद्द कर दिए गए, इसीलिए स्वाभाविक परिणाम अवश्य आने चाहिए। बिल्किस बानो के मामले में सबसे बड़ा झटका तो गुजरात सरकार और बीजेपी को लगा है, जो दोषियों को संस्कारवान बता रहा था। वैसे एक झटका बीजेपी को राजस्थान में भी लगा है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के समय एक सीट पर वोटिंग नहीं हो पाई थी, जहां 5 जनवरी को वोटिंग हुई और सोमवार को परिणाम भी घोषित कर दिए गए, जिन्होंने राजस्थान सरकार के साथ ही मोदी सरकार की भी नींद उड़ा दी है। तो क्या है परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारा झटका लगा है। राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा अपने पहले ही टेस्ट में फेल हो गए हैं। पहला चुनाव भी बुरी तरह से हार गए हैं। गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी और नहर और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी हार गए हैं। टीटी को जिताने के लिए भजनलाल शर्मा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वोटिंग से पहले टीटी को मंत्री बनाया, 4 मंत्रालय उन्हें सौंप दिए गए, लेकिन जनता ने बीजेपी की हर रणनीति को फेल कर दिया और कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर के हक में मतदान किया। कुन्नर ने बीजेपी उम्मीदवार और भजनलाल सरकार में मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी को 11,261 वोटों से हरा दिया। कुन्नर को 94,761 और टीटी को
83,500 वोट मिले। चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने खुशी मनाना शुरू कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रूपिंदर सिंह कुन्नर को जीत की बधाई पहले ही दे दी। दूसरी ओर राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। वैसे टीटी की हार को राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया को किनारे किए जाने से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव में वसुंधरा समर्थकों ने टीटी का सहयोग नहीं किया, जिस वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो दूसरी ओर भजनलाल सरकार पर भी आरोप लग रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से सरकार ने अपने वादे पूरे नहीं किए, उससे जनता में नाराजगी थी, जो श्री करणपुर के चुनाव में दिखाई दी। राजस्थान चुनाव के परिणाम ने बीजेपी कैंप में बड़े संकट के संकेत दे दिए हैं, तो दूसरी तरफ इस संकट को इंडिया गठबंधन और बढ़ाने की तैयारी में है, क्योंकि अब इंडिया में सीट बंटवारे पर सहमति बनने लगी है। उन राज्यों में भी जहां पहले दावा यह किया जा रहा था कि इंडिया के दल आमने सामने आ सकते हैं। सीट बंटवारे को लेकर सोमवार को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, तो क्या निकला फॉर्मूला, देखिए ये रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बैठकें चल रही हैं, क्योंकि इंडिया में जिस राज्य में भी सीटों का बंटवारा होना है वहां एक प्रमुख दल के रूप में कांग्रेस भी मौजूद है। इसीलिए बैठकें दिल्ली में चल रही हैं। आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस अलायंस कमेटी की ओर से मुकुल वासनिक, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश शामिल हुए, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप पाठक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। बैठक में दिल्ली और पंजाब में साथ-साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है, लेकिन सीट को लेकर दोनों ही दलों के बीच कुछ मुद्दे सुलझ नहीं पाए हैं। दरअसल दिल्ली को लेकर ज्यादा मतभेद नहीं दिखाई दे रहा है, मामला पंजाब में सीटों को लेकर फंसा हुआ है। पंजाब में कांग्रेस का मजबूत आधार है, लेकिन इस समय राज्य में सरकार आम आदमी पार्टी की है और दोनों ही खुद के लिए ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि बैठक करीब 2.5 घंटे चली। इस दौरान हर सीट को लेकर चर्चा हुई है। हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी ये चर्चा आगे भी चलेगी। कुछ दिनों में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी को टेंशन दिखाई दे रही है, क्योंकि यह गठबंधन पंजाब की सभी 13 सीटें आसानी से जीतता दिखाई दे रहा है, तो दिल्ली में भी बीजेपी से कई सीट छीन सकता है। वहीं मंगलवार को अब महाराष्ट्र में भी सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी के बीच चर्चा होनी है। सीट बंटवारे पर बात तो बन रही है। इंडिया तेजी से मजबूत हो रहा है। दूसरे दल जो अभी इसका हिस्सा नहीं है वो भी शामिल होना चाहते हैं, जिसमें बीएसपी का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव के बयान बीएसपी चीफ को नाराज कर रहे हैं और आज मायावती ने अखिलेश पर तीखा तंज कस दिया है। तो क्या कहा है मायावती ने, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस यूपी में एसपी और बीएसपी को करीब लाने की कोशिश में जुटी हुई है। सपा पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल है, तो बीएसपी चीफ मायावती कांग्रेस के संपर्क में बताई जा रही हैं। लेकिन बीएसपी को लेकर जिस तरह से बयान सपा की ओर से आ रहे हैं, उससे बीएसपी नाराज दिखाई दे रही है। पार्टी प्रमुख मायावती कांग्रेस को लेकर बेहद नरम दिख रही हैं, लेकिन अखिलेश पर तंज कसते हुए वो लगातार संकेत दे रही हैं कि अगर दोनों साथ नहीं लड़े तो यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। एक बार फिर मायावती ने सपा चीफ पर निशाना साधा है। मायावती ने इसे लेकर ट्वीट किया, सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल, चरित्र व चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवादी एजेंडे पर आ गई। और अब सपा मुखिया जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। वैसे भी सपा के 2 जून 1995 सहित दूसरे कार्यों को देखते हुए व इनकी सरकार के दौरान जिस प्रकार से अनेकों दलित विरोधी फैसले लिए गए हैं, जिनमें बीएसपी यूपी स्टेट ऑफिस के पास ऊंचा पुल बनाने का भी काम है, जिसकी वजह से पार्टी को महापुरुषों की प्रतिमाओं को वहां से हटाना पड़ा। सुरक्षा के चलते पार्टी को बैठकें भी अब पार्टी चीफ के निवास पर करनी पड़ रही हैं। बीएसपी चीफ के बयान के बाद ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि अभी भी समय है। अगर सपा ने अपने तेवर नहीं बदले तो फिर यूपी में विपक्ष गठबंधन की संभावना बेहद कम हो जाएगी।
वैसे मायावती अभी भी कांग्रेस को लेकर बेहद नरम दिख रही है। सपा और बसपा के बीच शहमात का खेल चल रहा है और कुछ ऐसा ही खेल मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी हाईकमान ने शिवराज से सीएम पद छीन लिया, लेकिन शिवराज शांत नहीं बैठे हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे हाईकमान की नींद उड़ गई है। तो अब क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए ये रिपोर्ट। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने शिवराज को सीएम नहीं बनाया। उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया गया। हालांकि शिवराज इस निर्णय से खुश नहीं थे। उन्होंने बेमन से हाईकमान के फैसले को स्वीकार किया, लेकिन अब शिवराज सिंह बगावत के मूड में दिखाई दे रहे हैं। शिवराज ने मोहन यादव की सरकार के फैसले को चुनौती दे दी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के भेरुंदा पहुंचे थे, जहां बैंड बाजे ढोल ताशे संचालकों ने नए नियमों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ढोल बजाइए, ताशे बजाइए, देखता हूं कौन रोकता है। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान भेरुंदा पहुंचे थे, जहां उन्होंने रोड स्वीपिंग और सफाई लिफ्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने लाडली बहनों सहित कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। इसी दौरान बैंड बाजे ढोल ताशे के संचालकों ने अपनी मांगों को लेकर अवगत कराया, जिस पर शिवराज सिंह चौहान आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि सिर्फ डीजे पर ही प्रतिबंध है, बैंड ढोल ताशे पर कोई रोक नहीं है। अगर कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिवराज के इस वीडियो पर कांग्रेस ने मोहन सरकार पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने सोशल मीडिया एक्स पर शिवराज के वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, लगता है शिवराज जी ने बगावत का ढोल बजा दिया है। डॉक्टर मोहन यादव ने अपने पहले फैसले में ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई थी। शिवराज चौहान कह रहे हैं बजाओ, कौन रोकता है। आपको बता दें कि सीएम मोहन यादव की ओर से तेज आवाज वाले उपकरणों पर रोक के बाद से प्रदेश में डीजे और बैंड बाजे के काम करने वाले लोग काफी नाराज हैं। दरअसल सीएम मोहन यादव ने शपथ लेते ही सबसे पहले लाउड स्पीकरों और डीजे पर रोक लगाई, जिसके बाद लाउड स्पीकरों पर जबरदस्त एक्शन लिया गया। अब शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है कि ढोल नगाड़े बजाओ, कोई रोकेगा तो मैं देख लूंगा। शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को मोहन यादव से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवराज के बयान बीजेपी सरकार को ही परेशान कर रहे हैं। इसका आम चुनाव पर भी असर दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि आज भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। इंडिया में चुनाव 3 महीने में होंगे, लेकिन आज इंडिया के पड़ोसी बांग्लादेश में चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। तो क्या रहा बांग्लादेश में चुनाव परिणाम, देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश में 299 सीटों पर रविवार को वोटिंग हुई थी और आज इन सीटों पर चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। बांग्लादेश चुनाव आयोग की तरफ से ये बताया गया है कि शेख हसीना की अवामी लीग को सबसे ज्यादा 222 सीटों पर जीत मिली है। इसके बाद दूसरे नंबर पर 62 सीटें जीतने के साथ निर्दलीय आए हैं। जातीय पार्टी को 11 सीटें मिली हैं, जबकि अन्य के हिस्से में 3 सीटें आई हैं। यानी शेख हसीना की पार्टी को सदन में स्पष्ट बहुमत मिल गया है और वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। शेख हसीना गोपालगंज 3 से लगातार 8वीं बार चुनाव जीती हैं। उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम पार्टी के कैंडिडेट एम निजामुद्दीन लश्कर को 2,49,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। हसीना को 2,49,965 तो निजामुद्दीन को महज 469 वोट मिले हैं। अवामी लीग की जीत के बाद ढाका में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा ने शेख हसीना से मुलाकात की है और उन्हें जीत की बधाई दी है। शेख हसीना ने भी भारत का धन्यवाद करते हुए कहा कि बांग्लादेश बेहद खुश नसीब है कि भारत जैसा देश उसका पड़ोसी है। इस बार बांग्लादेश के आम चुनाव में सिर्फ 40% वोटिंग हुई थी, जो 2018 में 80% के मुकाबले आधी थी, क्योंकि 15 विपक्षी दलों के गठबंधन ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए 28,000 से ज्यादा विपक्षी नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। वोटिंग वाले दिन भी कई स्थानों से टकराव की भी खबरें आई। इसी बीच विपक्षी दल ने इस चुनाव को मानने से इनकार कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री और बीपीएन प्रमुख खालिदा जिया ने कहा है कि मंगलवार 9 जनवरी से देश में सरकार विरोधी आंदोलन शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव पूरी तरह से फेक है। दूसरी तरफ शेख हसीना ने बेहद संभली प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वो जीत का जश्न नहीं मनाएं और न ही कोई रैली या जुलूस निकालें। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दुनिया की नजर अभी भी बांग्लादेश पर बनी हुई है। वैसे बांग्लादेश से ज्यादा नजरें भारत में होने वाले चुनाव पर हैं, जहां बीजेपी की सत्ता दांव पर है। लेकिन चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए कमजोर होता नजर आ रहा है और अब एक और पार्टी एनडीए छोड़ने के संकेत दे रही है। तो कहां कमजोर पड़ता दिख रहा है एनडीए, देखिए ये रिपोर्ट।
हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। 3.5 साल से चल रही इस सरकार पर अब सवाल उठने लगे हैं। दावे हो रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों ही पार्टियों के बीच गठबंधन टूट जाएगा, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी सरकार संकट में फंस सकती है। राज्य में बीजेपी सरकार में गठबंधन सहयोगी जेजेपी और बीजेपी के नेताओं के बीच आए दिन बयानबाजी देखने को मिलता रहा है। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। राज्य में बीजेपी बहुमत से दूर है, ऐसे में सरकार बचाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में दरार बढ़ती जा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से हरियाणा में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए जाने के बाद जेजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। रविवार को करनाल में नव संकल्प रैली में जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह कंबोज ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी नेता और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अगला मुख्यमंत्री और पार्टी को राज्य में सबसे मजबूत संगठन बनाने के लिए मिशन दुष्यंत 2024 के लिए तैयार रहने का आह्वान दिया। सरदार निशान ने कहा कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से कई उपलब्धियां हासिल की है। आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं बचा है और पार्टी कार्यकर्ताओं को मिशन दुष्यंत 2024 के लिए कमर कस लेनी चाहिए और पार्टी की नीतियों और दुष्यंत चौटाला की ओर से किए गए विकास कामों के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए घर घर अभियान चलाना चाहिए। यानी अब साफ हो चुका है कि बीजेपी और जेजेपी लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ सकती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के साथ ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनावों से पहले हरियाणा में जेजेपी खट्टर सरकार से अलग हो सकती है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। चाहे जो हो, हिम्मत और हौसले के लिए गुजरात की बिल्किस बानो की तारीफ तो करनी होगी। कुछ दिन पहले मालाएं उसके साथ दुष्कर्म करने वाले लोगों के गले में पड़ी हुई थी, वो मालाएं आज उसके गले में पड़ी हुई हैं। निश्चित ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने जो अपना न्याय सुनाया है, ये खबर बिल्किस बानो के लिए खुशखबरी तो है ही, और देश में न्याय का इंतज़ार करने वाले लाखों लोगों के लिए भी एक नई उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।